हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2019-20 एग्जाम में पूछे गए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही साथ उससे जुड़े जो अदर फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है साइंस से। तो निम्न में से किसका अपवर्तनांक क्राउन क्रांच के अपवर्तनांक के सबसे निकट है? तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी टफ हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो ये साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें देखिए कितना टफ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर डायरेक्ट आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए तो शायद आप लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पूछा गया है कि आपका इनको चारों का जो अपवर्तनांक है वो जब तक आपको पता नहीं होगा आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किसका अपवर्तनांक क्राउन क्रांच के अपवर्तनांक के सबसे निकट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्राउन क्रांच की, तो क्राउन कांच या जिसे क्राउन ग्लास भी कहा जाता है, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.52 से 1.62। ये होता है अपवर्तनांक किसका? क्राउन कांच का। और अब इन चारों का अपवर्तनांक हमको पता होना चाहिए, फिर जो इसके सबसे निकट होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो बात करें नीलम की, जो कि एक रत्न होता है, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं रूबी है, नीलम है। तो नीलम का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.76 से 1.77। ये होता है नीलम का अपवर्तनांक। उसके अलावा बात करें अगर हम रूबी की, तो रूबी का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.76 से 1.77। लगभग सेम ही होता है, क्योंकि नीलम रूबी लगभग सेम ही होते हैं, जिस प्रकार से पन्ना, ये जो रत्न हम पढ़ते हैं इनके बारे में। उसके अलावा बात करें अगर हम कनाडा बाल्सम की, तो कनाडा बाल्सम है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.54। उसके अलावा बात करें अगर हम हीरा की, तो इसका अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी 2.1417 से लेकर 2.419 तक होता है। तो अब देखिए इन चारों में किसका अपवर्तनांक सबसे निकट है क्राउन कांच के? तो वो है 1.54। कनाडा बाल्सम इसका सही आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। भारत के संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? यानी कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसकी गारंटी देता है? यानी किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड बात की गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर के पहले हमें कुछ फैक्ट पता होने चाहिए मौलिक अधिकार से रिलेटेड, क्योंकि उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो सबसे पहले बात आती है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये किस भाग में, संविधान के किस भाग में आपको मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे भाग 3 में। यानी संविधान के जिस प्रकार से हम 22 भाग पढ़ते हैं, तो उसमें भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे, और भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसे? भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमको दिए गए हैं? तो 12 से लेकर, यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमको क्या दिए हुए हैं? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। उसके अलावा बात करें अगर हम संख्या की, तो मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हुआ करते थे वो होते थे 7, लेकिन वर्तमान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल 6 बचे हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, और इसलिए अब वर्तमान में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार ही हमारे संविधान में वर्तमान में मौजूद हैं, और 12 से 35 आर्टिकल तक इनका उल्लेख है। उसके अलावा बात करें अगर हम कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में इसका वर्णन है, और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम देख लेते हैं अपने सही आंसर के बारे में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है तो वो होगा आर्टिकल 25 से 28। तो आर्टिकल 25 to 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान में
किया गया है। उसके अलावा आपको ये जो अदर फैक्ट्स हैं ये भी याद रखने, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मौलिक अधिकार से ये क्वेश्चन बनते हैं कि पहले मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है और मौलिक अधिकार किस भाग में यहाँ पर वर्णित हैं। उसके अलावा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन इससे बनने वाले आपको याद रखने ही पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है निम्नलिखित मठों यानी जो मोनेस्ट्री होती हैं बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो निम्नलिखित मठों में कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। यानी आपको बताना है इन चारों में कौन सी ऐसी मोनेस्ट्री है जो कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उसके अलावा लद्दाख वाला जो एरिया है यहाँ पर बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा और बौद्ध धर्म के जो पूजनीय स्थान होता है उसे ही हम मठ कहते हैं या मोनेस्ट्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम सिक्किम में स्थित मोनेस्ट्री की तो वो है रूमटेक। तो जो रूमटेक मोनेस्ट्री है जिसे धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है ये आपकी स्थित है सिक्किम में। उसके अलावा जो अदर मोनेस्ट्री हैं जैसे के मोनेस्ट्री है, तो के मोनेस्ट्री आपकी स्थित है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित ये मोनेस्ट्री है। उसके अलावा हेमिस मोनेस्ट्री आपकी लद्दाख में स्थित मठ है, मोनेस्ट्री है। और हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में स्थित है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो हेमिस मोनेस्ट्री है वो लद्दाख में स्थित है। उसके अलावा ताबो मोनेस्ट्री है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित मोनेस्ट्री है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रूमटेक इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, किसी लेंस की क्षमता -2D है। यहाँ पर D क्या है, यानी ये जो D दिया हुआ है ये आपको बताना है। ये डिग्री है, डिस्टेंस है, डायलेशन है या डायोप्टर है। तो देखिए आपने पढ़ा भी होगा 12th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते हैं लेंस वाले चैप्टर्स होते हैं लाइट की यूनिट के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमको बताया जाता है लेंस या दर्पण की जो क्षमता है, लेंस की या दर्पण की क्षमता मापने की एक इकाई होती है। क्षमता या दर्पण की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर, या जिसे हम किससे डिनोट करते हैं और इसे ही हम D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा D नंबर, डायोप्टर। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, जैसे आपसे शक्ति पूछी गई P से यहाँ पर पावर को डिनोट करता है और P बराबर होता है 1/f, यानी किसी लेंस या दर्पण की आपको फोकस दूरी दी जाती है उसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पर आप उसकी क्षमता निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। और ये जो पावर आएगी वो होगी आपकी डायोप्टर में, यानी डायोप्टर इसका मात्रक होगा। और यहाँ पर अगर ऋण चिन्ह है तो इसका मतलब है वो अवतल लेंस है। इससे आपको लेंस का पता चलता है, यानी 2 डायोप्टर क्षमता का यहाँ पर अवतल लेंस आपको दिया गया है। और इससे अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है तो यही फार्मूला आपका उल्टा हो जाता है, यानी F बराबर 1/D हो जाता है। यानी यहाँ पर 0.5 मीटर का फोकस दूरी का यहाँ पर अवतल लेंस दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से आप इसे निकाल भी सकते हैं। वैसे जो यहाँ पर आंसर सही होगा वो है डायोप्टर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ATM में T क्या है। यानी जो ATM होते हैं जिससे आप जो रुपए हैं उनका ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी रुपए आप उससे निकालते हैं ATM की सहायता से। तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पहले से ही इसके बारे में पता होगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन तो पूरी तरीके से गलत होंगी, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि जो रुपए का ट्रांजैक्शन है या ट्रांसफ़र है वो हम करते हैं बेसिकली ATM की सहायता से। तो यहाँ पर ये आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो ATM का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये फुल फॉर्म होता है ATM का। तो यहाँ पर T का अर्थ होता है बेसिकली टेलर, यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ATM का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए और अलग अलग अधिवेशन में अलग अलग लोगों को वहाँ पर अध्यक्ष भी बनाया गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है 1920 के अधिवेशन की, और ये हुआ था आपका कलकत्ता का, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है। तो यहीं पर यह अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन को में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रियत्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कई सारे पुरस्कार होते हैं, नोबेल प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ है, उसके अलावा
प्रित्जर, पुलित्जर पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड है, तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। और आपको बताना है जो प्रित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये प्राइज है। और इसी से संबंधित एक और अंतर्राष्ट्रीय प्राइज है पुलित्जर पुरस्कार। तो देखिए ये दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है क्योंकि ये एक समान ही लगते हैं, प्रित्जर और पुलित्जर। बट जो पुलित्जर प्राइज है ये आपका रिलेटेड है किससे, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। और गणित के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है एबल प्राइज, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज जो अवार्ड हैं ये आपको दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो मंत्रिपरिषद जो हुआ करती थी तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में उसे किस नाम से जाना जाता था, तो उसे हम जानते थे अष्टप्रधान के नाम से। और अगर हम बात करें अदर जैसे अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं, जिसमें बीरबलिया, मानसिंह और भी कई सारे जो नवरत्न थे। तो मुगल काल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नवरत्न हुआ करते थे और शिवाजी महाराज में अष्टप्रधान जो उसके सलाहकार हुआ करते थे शिवाजी महाराज के, उन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक सुचालक नहीं है, सॉरी कुचालक नहीं है, आपको कौन सा बताना है, यानी कुचालक नहीं है। इन चारों में कौन सा सुचालक है, क्योंकि जब नहीं वाला क्वेश्चन आता है तो हमको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उस क्वेश्चन में कि आखिरकार हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कुचालक नहीं अर्थात कौन सा इसमें एक सुचालक है, चारों में आपको बताना है। और आज आप देख रहे होंगे आपसे जो लगभग साइंस के 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 10 क्वेश्चंस में। तो देखिए कभी कभी साइंस का वेटेज यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसमें बायो के साथ साथ केमिस्ट्री हो गई और फिजिक्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी को आपको अच्छी तरीके से टैकल करना है। तो यहाँ पर कौन सा एक सुचालक है, सही आंसर होगा पारा या जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। तो ये ऊष्मा का सुचालक है, यानी कि ये कुचालक नहीं है। बाकी ये भी आपका कुचालक है, ये भी कुचालक है और ये भी कुचालक है। तो पारा मरकरी यहाँ पर ऊष्मा का सुचालक है, बट ये होता है एक कमज़ोर सुचालक, यानी हम इसे एक मजबूत सुचालक नहीं मान सकते, बट कि ये एक होता है कमज़ोर सुचालक। लेकिन चारों ऑप्शन की अपेक्षा में ये यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका धर्मराज रथ स्मारक है ये स्थित है महाबलीपुरम में, जो कि आपका है तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम, और वहीं पर ये धर्मराज रथ स्मारक स्थित है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, और साथ ही साथ क्वेश्चन तो 10 ही थे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई तो उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। तो ये आज की क्लास थी 6 नंबर की क्लास, और इसी प्रकार से हम पढ़ते हुए 18 क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, 18 सेट कंप्लीट करेंगे 2019-20 एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।